नमस्कार दोस्त, मैथ में पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित लेसन का 13.3 यानी 13.3 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इसके पहले वाले क्लास में दोस्त 13.2 वाली प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम लोग 13.3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13.3 प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दोस्त लिखा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी कहने का सेंस यह है, इस प्रश्नावली के टोटल क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 ही यूज करना है। कब तक? जब तक कि प्रश्न में पाई के बारे में न कहे। तो चलिए लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना दोस्त? बेलन की ऊंचाई। क्वेश्चन के बारे में एक बार समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहा है। दोस्त क्वेश्चन में कहा है कि कोई एक धातु का ठोस गोला है, उसको पिघला के बेलन बनाते हैं। तो बेलन की त्रिज्या दिया है, कह रहा बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यानी जो बेलन बनेगा उसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन की बातें आपको समझ में आएगा। दोस्त कॉन्सेप्ट इसका क्या समझना है, इसके बारे में समझिएगा। कह रहा है कि एक धातु के गोले को पिघला के बेलन बनाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि किसी एक वस्तु को पिघला के, गला के, तोड़ के, मरोड़ के यदि उससे दूसरी वस्तु हम बनाते हैं, तो एक ही शर्त याद रखिएगा कि दोनों का आयतन बराबर होगा। क्या? यानी जितने की क्षमता की, क्षमता बोले तो आयतन, जितनी क्षमता की वस्तु को हम पिघलाएंगे और उसको पिघला के दूसरी वस्तु बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा जितना आयतन इसका रहेगा पिघलाई गई वस्तु का, उतना ही आयतन आएगा बनाई गई वस्तु का। यानी बस कंटेंट एक ही बात पे ध्यान देना इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन के बारे में, कि एक वस्तु को गला के, पिघला के, तोड़ के, मरोड़ के यदि उससे दूसरी वस्तु हम बनाते हैं, तो दूसरी वस्तु का भी उतना ही आयतन आएगा, उतना ही आयतन होता है जितना की वस्तु को पिघला करके जितना आयतन था। यानी पिघलाई गई वस्तु का आयतन बराबर बनाई गई वस्तु का आयतन। बस एक ही बात दोस्त ध्यान दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। आपको दिया है गोले की त्रिज्या। क्या दिया है? गोले की त्रिज्या r1 बराबर आपके साथ दिया है दोस्त, लिखते हैं फिर से देख लेते हैं, 4.2 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। यदि दशमलव को गायब करें तो 42/10 हो जाएगा। इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, यानी 21/5 सेंटीमीटर। अब इसको पिघला कर दोस्त त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी इस गोले को पिघला के बेलन बनाते हैं। तो बेलन की त्रिज्या क्या? बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया है, और पूछा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमको ऊंचाई नहीं पता है तो मान लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई h, ऊंचाई को हमने मान लिया, माना बेलन की ऊंचाई बराबर क्या है दोस्त? h है। ठीक है, मान नहीं दिया तो h बराबर हम नहीं लिखेंगे, h का मान हमें खुद निकालना है। तो हमने क्वेश्चन में क्या समझा कि जब गोले को पिघला के बेलन बना रहे हैं तो शर्त के मुताबिक बात क्या बनेगी? गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। यानी जो वस्तु बनाई जा रही है उसका आयतन उतना ही होगा जितना कि पिघलाई गई वस्तु का होगा। यानी आयतन के दोनों मान में डिफरेंस नहीं होगा। तो शर्तानुसार हम क्या करेंगे दोस्त? शर्तानुसार हम लिखेंगे बेलन का आयतन उतना ही होगा जितना पिघलाई गई वस्तु यानी गोले का आयतन। क्यों? अब इसको दोस्त आप इधर लिख सकते हैं, बेलन को उधर लिख सकते हैं, जिधर विचार करें आप उधर लिख सकते हैं, जिसका मान होगा आपको उसका मान निकालना होगा। तो चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। यहाँ r को हमने क्या बोला? R2, ऊंचाई h है। गोले का आयतन क्या होता है दोस्त? 4/3 पाई r क्यों, इसके हम त्रिज्या को R1 बोले हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल। R2 क्या है? गोले बेलन की त्रिज्या। तो R2 को लिखिए, R2 का स्क्वायर यदि है तो 6 × 6 2 बार कर दीजिए, और h की वैल्यू हमें
निकालना है। ये क्या हो जाएगा 4/3 गुणा R1 क्यूब। R1 कितना है दोस्त 21/5, यानी 21/5 गुणा 21/5 इतना हमारा मान निकलेगा। चलिए देखते हैं, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। 3 से हम 21 को काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, बिल्कुल। और कुछ कटेगा सर 5 है, नहीं कटेगा, ये 6 है, ये 6 ऊपर है, पहले इसको नीचे लेकर जाइए, फिर काट पीट के मान आगे बढ़ाइए। यदि हम यहाँ से h का मान निकाले दोस्त, तो यहाँ होगा 4 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 21, यानी 4 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 21 बटा यहाँ से 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 6 गुणा 6, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 3 ठो था ही और 2 ठो 6 ये आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे दोस्त, चलिए हम काटते हैं, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 साते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना के 6, 3 साते 21, बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम अधिक से अधिक जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ 4 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे, यानी 4 में 3 7 का क्यों करेंगे तो 343। और यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 का गुणा करेंगे 125, 125 में देखेंगे यहाँ का 2 दूना के 4, तो 125 में अगर 4 का गुणा करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 125 चौके 500, यानी 100 चौके 4, 25 चौके 100, यहाँ आ जाएगा सर 500। क्या आ जाएगा 500। आप कहेंगे सर और कट पीट रहा तो 4 से काट दो, अब चाहो तो काट दो, लेकिन दोस्त काट दोगे तो यहाँ नीचे बचेगा 125, आपको डिवाइड यानी भाग करने में मुश्किल काम होगा। तो याद रखिएगा, मेंसुरेशन के प्रश्न में अधिक से अधिक क्वेश्चन के जितने अधिक से अधिक मान है उनको काटने का प्रयास करिए, या अधिक से अधिक गुणा भाग जीरो करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि जीरो का गुणा भाग बहुत सरल होता है, उसको केवल डायरेक्ट मौखिक ही हम कर लेंगे। यदि कोई जीरो को छोड़ के कोई अंक पे आप चले गए तो आपको गुणा भाग अपने से बहुत इत्मीनान से करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, जीरो के करीब लेके चला गया, जीरो से तोड़ दिया। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 के 12 के 2, 4 4 चौके 16 1 17, ठीक है। फिर इसके बाद 4 3 12 1 13, 1372 बटा के 500। अब दोस्त इसको 500 न लिख करके इसको हम 5 गुणा 100 लिख देंगे। कैलकुलेशन हल करने का तरकीब सीखिएगा दोस्त, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप करिए। कोई कैलकुलेशन ज्यादा गुणा भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे सर, 5 से इसमें डिवाइड करिए, 5 से अगर 13 में भाग में 5 दूना के 10 बचेगा आपका 3 हो जाएगा 37, 5 7 35 बचेगा 2 हो जाएगा 22, 5 चौका 20 बचेगा आपके साथ 2 दशमलव देंगे, 5 चौके 20 बटे क्या होगा दोस्त 100, बटा क्या हो जाएगा 100। अब ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि अगर नीचे जीरो है तो जितने अंक जीरो होगा उतने स्थान पर बाएं दशमलव निकल जाता है, यानी यहाँ दशमलव पहले से था, 2 के साथ और निकलेगा तो 2.74 सेंटीमीटर या 2.75 सेंटीमीटर लगभग आएगा। यही दोस्त क्या होगा, आंसर होगा। याद रखिएगा, तो कभी भी मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन है, अगर वो मान पॉइंट में चला गया है तो आगे आप लगभग जरूर लिखिए। अब लगभग लिख देंगे दोस्त, अगर 1-2 पॉइंट तक मान डिफरेंस भी है तो आपका मान सत्य माना जाएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन के तर्क को यही समझना है कि जब कभी एक वस्तु को गला के, पिघला के या तोड़ के या मरोड़ के, तोड़ने मरोड़ने की तो बात बहुत कम करेगा, गलाना और पिघलाने की बात करेगा। तो गला के पिघला के यदि दूसरी वस्तु हम बनाते हैं तो जितने क्षमता यानी आयतन का वस्तु गलाएंगे उतना ही क्षमता या आयतन का वस्तु बनेगी, यानी गलाई गई वस्तु का आयतन बराबर बनाई गई वस्तु का आयतन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं और कहते हैं इसके समस्या का समाधान। चलिए दूसरे प्रश्न की समस्या क्या है दोस्त, पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार है, कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। क्या दोस्त, अब हमसे कह रहा है कि छोटे छोटे धातु के गोले हैं 3 ठो, उनको पिघला के नया गोला तैयार किया जाता है, तो नया गोला होगा तो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 3 लोगों को मिला के एक बड़ा गोला बनाते हैं। तो कह रहा है बड़ा वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल क्लियर। अब हमने क्या कंसेप्ट समझा कि सर जितनी वस्तु गलाएंगे क्षमता का
उतना ही क्षमता की वस्तु बनेगी। यानी गला क्या रहे हैं, 3 ठो छोटा छोटा गोला, बना क्या रहे हैं, एक बड़ा गोला। यानी एक बड़े गोले के, वो बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे छोटे गोले का आयतन, यानी तीनों गोलों को जोड़कर एक बड़ा गोला हम तैयार कर रहे हैं। तो तीनों गोलों के आयतन का योग जो होगा वो बड़े वाले आयतन गोले के बराबर होगा। बिल्कुल लिखेंगे, दिया है तीनों छोटे छोटे गोलों की त्रिज्याएं, क्या दिया दोस्त, त्रिज्याएं। अब 3 ठो इसमें क्रम से R1 R2 R3 को लीजिए। R1 बराबर दिया है आपके पास 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है, R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर दोस्त दिया है 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल 6 8 और 10। अब कह क्या रहा है, इसको पिघलाकर बड़ा गोला बनाते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है। अब उसकी त्रिज्या नहीं मालूम है, यदि उसकी त्रिज्या नहीं मालूम है तो मानना पड़ेगा। कहेंगे बिल्कुल सर। अब बड़े वाले गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर बड़ा वाला आर यानी कैपिटल आर मान लेते हैं। बिल्कुल। अब कर क्या रहा है दोस्त, 3 छोटे छोटे गोले को पिघला के बड़ा गोला बना रहा है। तो शर्त के मुताबिक बात क्या बनेगी, बड़े गोले का आयतन क्या बनेगा दोस्त, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे छोटे गोले का आयतन, तीनों छोटे गोले का आयतन। बिल्कुल। अब बताएं गोला का आयतन क्या हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फार्मूला तो सबके लिए काम करेगा। 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे बड़ा आर लिख दिया, क्यों, क्योंकि बड़े गोले की त्रिज्या क्या माना गया है, बड़ा आर। तीनों छोटे छोटे वाले गोला, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। बिल्कुल। हमने आपको बताया दोस्त कि जब भी कोई कैलकुलेशन में एक से अधिक मान कई जगह दिख रहे हो तो सबको कॉमन करके एक जगह कर दीजिए। चलिए 4/3 पाई 4/3 पाई सब जगह दिख रहा है, इधर भी 4/3 पाई दिख रहा है। कहेंगे सर कटेंगे नहीं, आगे स्टेप में काट लेंगे। 4/3 पाई हमने क्या किया, कॉमन। जब ये कॉमन हुआ तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। बिल्कुल सही। 4/3 पाई इधर, 4/3 पाई इधर कट जाएगा, इधर क्या बचेगा दोस्त, R क्यूब। R1 का क्यूब यानी R1 क्यूब कितना है सर, 6 का क्यूब प्लस R2 क्यूब कितना है सर, 8 का क्यूब, R3 क्यूब कितना है सर, 10 का क्यूब। अब इधर से R क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। अब यहाँ से करेंगे R क्यूब बराबर, दोनों सब तीनों को जोड़ देंगे, 0 2 6 2 8, 1 1 2, ठीक है। तीसरा अंक 2 5 7 और चौथा अंक 1, यानी 1728। तो R क्यू की वैल्यू आपने देखा 1700 कितना ही 28। क्या हमें R क्यू बताना है, कहेंगे नहीं सर, केवल ओनली R बताना है। तो इधर जब 3 घात है तो उधर भी 3 घात होगा, यानी क्यूब बनेगा। तो आप बताए दोस्त 1728 किसका क्यूब होता है, कहेंगे सर 12 का क्यूब होता है। अब इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब, यानी घातों की जब तुलना करेंगे तो 3 घात कट जाएगा और 3 घात कटेगा तो कितना आएगा, 12। यानी इसको हम क्या कहेंगे कि बड़ा वाला जो गोला है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। अगर दोस्त इसी में व्यास कहता तो व्यास त्रिज्या का 2 गुनी होती है, यानी 24 हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन आप करेंगे। यानी बस कंसेप्ट इतना ही देखना है, कंसेप्ट यही है कि जब वस्तु को गला के पिघला के दूसरी वस्तु बनाएंगे तो जो नया वस्तु बनती है उसका उतना ही आयतन होता है जितना कि पिघलाई गई वस्तु का आयतन होता है। यानी दोनों वस्तु का आयतन बराबर है, बनाई गई वस्तु बराबर बिगाड़ी गई वस्तु आयतन में बराबर होती है। बिगाड़ने का मतलब गलाना और पिघलाना। अब चलते हैं हम एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में आता है। लॉन्ग आंसर कहने का मतलब 6 नंबर का प्रश्न है। अब समझते हैं, पढ़ते इसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन में दोस्त कहा क्या है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। क्या खोदा जाता है दोस्त, कुआं। तब बताइए कुएं का आकृति कैसा होता है, तो कुआं देखेंगे गोल होगा, गहरा खोद रहा है, बेलनाकार होगा, यानी कुएं का आकार बेलनाकार होता है। चलिए
और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन में दोस्त कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि कोई कुआं खोदा जा रहा है, कितने माप का है वो दिया हुआ अलग का सेंस है। और बात क्या है कि जब कुआं खोदा जा रहा है तो उसमें से मिट्टी निकलेगी। कहेंगे बिल्कुल सर, कुआं खोदने में मिट्टी निकलेगी। अब उस मिट्टी को यूज में लिया जा रहा है। कहेंगे सर क्या यूज? क्वेश्चन वाला कहा है कि कुएं से निकाली गई मिट्टी या निकली मिट्टी से समान रूप से फैलाकर चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा कहे तो हम लोग के पास पड़ोस में बैठने का एक स्थान होता है, समतल होता है, ऊंचाई में कुछ होता है, ठीक है। तो एक चबूतरा बनाया जाता है, एक समान रूप से मतलब एक साइज का, कहीं भी घटा बढ़ा, टेढ़ी टेढ़ा, छोटा बड़ा नहीं है, एक साइज का है। अब उसका चबूतरा का लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, यानी लंबा में 22 मीटर और चौड़ा में 14 मीटर बनाना है। कह रहा उस चबूतरा पर मट्टी कितनी ऊंची हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, यानी निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाना है और उसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और मट्टी उठेगी तो ऊंचाई अलग होगी। तब बताइए दोस्त, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है वो कौन सी आकृति होती है? कहेंगे सर वो घनाभ होती है, यानी चबूतरा घनाभाकार होता है। तो कैसा बनाना है? घनाभ बनाना है। तो अब बात फंसता है ये कि कह रहा चबूतरा कितना ऊंचा उठेगा। तो बताइए जितना मटिया उमन से होगा उतना ही क्षमता का तो बनेगा। हाँ, तो यही याद रखिएगा कि जब मट्टी कुआं से निकाल रहे हैं तो कुआं से कितनी मट्टी निकलेगी। कहेंगे सर कुआं की जितना क्षमता होगी, जितना खोदेंगे, जितना बड़ा कुआं बनाएंगे, उसी में से मिट्टी निकलेगी। वो मिट्टी कहाँ जाएगी? चबूतरे में जाएगी। यानी कंसेप्ट ये हुआ कि कुएं से निकाली गई मिट्टी बराबर चबूतरे पर रखी गई मिट्टी या चबूतरा बनाई गई मिट्टी। कहेंगे हाँ सर, कुआं से जो मिट्टी निकाली है उससे हम चबूतरा बना रहे हैं, तो कुएं से निकली मिट्टी बराबर चबूतरे पर लगी मिट्टी। लगी मिट्टी का मतलब ये नहीं उसका क्षमता, जितने आयतन का मट्टी हमारा कुआं से निकलेगा उतना ही आयतन का चबूतरा हमारा बनेगा। सेम क्वेश्चन का पैटर्न इसी पहले दो क्वेश्चनों का ही जैसा है, लेकिन इसमें एक जगह से मिट्टी निकाल के दूसरे जगह मिट्टी से चबूतरा बना रहे हैं। तो बस क्षमता ध्यान दीजिएगा, एक जगह से कोई चीज बिगाड़ते हैं बनाते हैं, चाहे दूसरे जगह बिगाड़ते बनाते उसी वस्तु से, तो दोनों की आयतन बराबर होती है। बिल्कुल क्लियर है। अर्थात कंसेप्ट ये हुआ कि कुएं से निकाली गई मिट्टी की क्षमता यानी आयतन बराबर चबूतरे पे रखी गई मिट्टी की क्षमता। क्यों? क्योंकि उतना ही मिट्टी से हमको चबूतरा बनाना है। तो जितना मिट्टी का आयतन कुआं में होगा उतना ही मिट्टी का आयतन चबूतरा में होगा। बस अंतर क्या है, वहां मिट्टी गोल गोल कट के निकलेगी, गोल गोल आकृति से, बेलनाकार आकृति से। यहाँ वो मिट्टी चबूतरा आयत के जैसा यानी चौरस लगाई जा रही है, लेकिन मिट्टी तो उतना ही है कि मिट्टी बदल जा रही है। नहीं सर, उतना ही है, जितना निकल रही है उतनी। अर्थात कंसेप्ट यही हुआ कि कुएं से निकली गई मिट्टी का आयतन बराबर बनाए गए चबूतरे का आयतन। तो चलिए हम लिखते हैं कुआं में क्या क्या दिया है। लिखेंगे दिया है कुआं का व्यास। क्या दिया दोस्त? कुआं का व्यास जो दिया है 7 मीटर और गहराई जो दिया है वो 20 मीटर। तो कुएं का व्यास जो है वो 7 मीटर है। तो बताइए व्यास से कोई प्रश्न सॉल्व हुआ है? नहीं सर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी यानी 7/2। इसके बाद कुएं का गहराई दिया है। गहराई कहें तो दोस्त ऊंचाई होता है, याद रखिएगा। कोई भी चीज अगर हमारे जमीन से ऊपर है तो उसकी अगर ऊंचाई नापेंगे तो उसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक, लंबाई को। अगर वही चीज जमीन पर लेट गई है तो उसको हम लंबाई कहेंगे, और वही चीज जमीन के अंदर है उतना ही बड़ी है तो उसको हम गहराई कहते हैं। यानी जमीन के अंदर अगर कोई काम है तो उसको गहराई कहेंगे, जमीन के ऊपर यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसको हम ऊंचाई से डिनोट करेंगे, यदि जमीन पर कोई कार्य हो रहा है तो उसको हम लंबाई कहेंगे। जैसे ये मार्कर है, अगर दोस्त ये मार्कर मान लीजिए जमीन पर ऐसे लेट गया, अगर ये जमीन पर ऐसे लेट गया तो कहेंगे कितना लंबा, इसको लंबाई कह देंगे। अगर ये मार्कर दोस्त यहाँ से जमीन से उठ गया तो कहेंगे कितना ऊंचा है, ऊंचाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कहेंगे सर बिल्कुल सर, यानी जमीन से उठा है तो ऊंचाई बताएगा, जमीन पर लेट गया है, गिर गया है तो लंबाई बताएगा। अगर यही जमीन है, ये हथेली मेरी जमीन है, इसके नीचे इसको गाड़ दीजिए तो कहेंगे कितना गहरा गया। यानी वही वस्तु दोस्त 3 नाम से पुकारी जा रही है, लंबाई, ऊंचाई, गहराई। तो कुआं है तो नीचे से नापेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई कर देंगे, अगर ऊपर से नाप के नीचे जाएंगे
गहराई का देंगे, यानी कुआं गहराई जो है वो ऊंचाई है। कई मीटर है दोस्त, हमारे पास कह रहा है 20 मीटर है। कई मीटर है? 20 मीटर है, बिल्कुल। चबूतरा की लंबाई चौड़ाई दिया है, चबूतरा की लंबाई, चबूतरा की लंबाई यल बराबर आपके पास मान है दोस्त 22 मीटर गुणे 14 मीटर, यानी 22 मीटर दिया है। और जो इसकी चौड़ाई है बी बराबर 14 मीटर है। ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, तो अब नहीं मालूम है तो माना जाएगा, यानी मान लेते हैं दोस्त। तो माना ऊंचाई दोस्त, इसकी गहराई ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई को हम h1 बोल दे रहे हैं, इसकी ऊंचाई को हम h2 बोल दे रहे हैं, और उसको हमने x मीटर मान लिया। क्या मान लिया? x मीटर है। क्यों? इसमें ऊंचाई वन टू किया सर, कुएं में भी ऊंचाई का नाम h1 आ रहा है, h आ रहा है, और इसकी भी ऊंचाई h आ रहा है, दोनों में कुछ तो कुछ डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस हो तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड। तो चलिए, और दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई का जिक्र एक कहीं में कर दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब भी कोई डाटा गुणनफल में मानते तो पहला मान लंबाई का, दूसरा मान चौड़ाई का, अगर तीसरा भी गुणनफल दिया है तो तीसरा मान ऊंचाई का होता है। ठीक है, अब हमारे पास शर्तानुसार बात कर चुके हैं सर कि कुएं से निकाल के मिट्टी हम चबूतरा पे लगा रहे हैं, यानी चबूतरा पर मिट्टी की क्षमता, तो चबूतरा का आयतन बराबर कुएं का आयतन। यहाँ कहें तो कुएं का आयतन या चबूतरा का आयतन किसके लिए परिभाषित है? मिट्टी की आयतन के लिए। ठीक, तो कोई भी चबूतरा कैसा होता है सर? घनाभाकार। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। इसका ऊंचाई आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। कुएं की ऊंचाई को h1 और इसकी ऊंचाई को h2। चलिए मान हम भरते हैं। लंबाई दोस्त हमारे पास है 20, चौड़ाई हमारे पास है 14, ऊंचाई h2 सर हमने x माना। आप एच भी और ओनली मान सकते हैं, h2 भी मान सकते हैं, जो आप मानेंगे वो आप लिखेंगे। पाई का मान क्या लिखेंगे? कहेंगे सर 22/7। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी सर? 7/2। स्क्वायर में तो 2 बार गुणा कर देंगे, 7/2 गुणा 7/2। ऊंचाई कितनी गई है सर? 20 मीटर। कितनी गई है? 20 मीटर। अब चलिए देखिए, इधर से उधर अगर 20 इधर है तो 20 इधर भी कट जाएगा, बिल्कुल। अगर 7 से 7 को काट दिया, सही सर। अब अगर हम 2 से काटे 22 को तो 11 बार में कट जाएगा। इधर क्या बचेगा सर? 14 गुणा x बराबर 11 गुणा 7/2। बिल्कुल क्लियर है? कहेंगे सर एकदम क्लियर है। हमें मान किसका निकालना है सर? x का। x को छोड़ेंगे 14 गुणा में तो नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भाग में। चलिए इसको ले जाते हैं। x बराबर हमारे पास 11 गुणा 7/2, और ये 14 भी जाएगा तो नीचे ही हो जाएगा, यानी 14। अब 7 से 14 को काटेंगे 2 बार, x बराबर हो जाएगा 11 और 2 दूना के 4, यानी 11/4। अब क्या करेंगे सर? इसमें डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना के 8, बचेगा आपका 3, दशमलव दे देंगे, 30 हो जाएगा, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20, यानी 2.75 मीटर होगा किसकी ऊंचाई दोस्त? हमारे चबूतरे की ऊंचाई। कहेंगे सर यहाँ गुणा वगैरह आप नहीं किए। दोस्त आप अपने हिसाब से गुणा भाग कर लीजिएगा, हमने गुणा वगैरह छोड़ इसलिए दिया था कि हो सकता है आगे मान कटे, जबकि कटा। तो याद रखिएगा, गुणा भाग लास्ट स्टेप में आप करने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक मान काट पीट के खत्म करने का प्रयास करेंगे। जितना ही मान छोटा हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब गुणा और भाग के चक्कर में न फंसे, जितना ही आप उसके अंदर गुणा भाग करते जाओगे उतना ही फंसते जाओगे। अधिक से अधिक डाटा को हटाना है, यानी काट के गायब करना है। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्त और है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इस प्रश्न के बारे में हम समझते हैं। इस प्रश्न के बारे में जब हम समझेंगे, देखते हैं क्या है दोस्त। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा है। क्या होगा दोस्त? आइसक्रीम से पूरा भरा है, बेलनाकार बर्तन है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। दोस्त चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर में पूरा प्रश्न, इस प्रश्नावली में जो पूरा प्रश्न है, एक जगह से क्षमता हटा के दूसरी जगह क्षमता लगाई जा रही है, यानी एक जगह की क्षमता बराबर दूसरे जगह की क्षमता, क्योंकि वही की क्षमता हटा के दूसरी जगह आ रही है। कहेंगे कैसे सर? चलिए इसके बारे में भी हम समझते हैं। इसके अगले प्रश्न में दोस्त कहा है
कोई एक बेलनाकार डब्बा है या बर्तन है, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, यानी उसमें आइसक्रीम है। तब भरा है दोस्त, अगर कहें तो आइसक्रीम कितनी भरी होगी, कहेंगे सर जितना उसकी क्षमता होगी डब्बे की उतनी भरी जाएगी। क्षमता बोले तो आयतन। बार बार हम बता रहे हैं दोस्त, हमेशा अगर क्षमता की बात हमें कर रहा हूँ तो आपको उसके आयतन से बातें करना है। क्षमता उसका बस सुनना है, समझना है। आयतन है, कहेंगे सर क्षमता आयतन दोनों एक होता है, नहीं दोस्त, अलग अलग होता है। आयतन को हम क्षमता आपको समझने के लिए बस हम बता रहे हैं, समझने के लिए बोला जा रहा है। सेंस थोड़ा अलग है, ठीक है। समझे तो दोनों का सेंस एक भी है, लेकिन सेंस इसमें अलग होता है, इसमें डिफरेंस होता है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन बोले तो आयतन ही समझना है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें डब्बा में क्या भरा है, बेलनाकार डब्बे में आइसक्रीम। अब वो आइसक्रीम कितनी भरी जाएगी, कहेंगे सर जितनी उसकी क्षमता होगी। बिल्कुल क्लियर। करना क्या है, इस आइसक्रीम को निकाल के एक शंक्वाकार बॉक्स में भरना है, यानी उस शंकु वाले आकार का कोई है डब्बा, बॉक्स है, उसमें भरना है, जिसमें जिसका सिरा अर्धगोलाकार यानी ऊपर से अर्धगोला है। जैसा कि आपके गांव घर में आइसक्रीम बेचने वाले जाते होंगे, तो उनकी जो कुप्पी होती है, यानी उसको जिसमें वो आइसक्रीम भर के देते हैं, वो शंकु के आकार के होते हैं, क्योंकि ऊपर गोल होती है, नीचे से कोना होता है, और उस पर आइसक्रीम हमको भर के देते हैं। तो थोड़ा अर्धगोला जैसा होता है कि नहीं होता है, होता है। खैर आइसक्रीम वाले उतना भरते नहीं है, आपको अपने नहीं ध्यान सर उतना तो भर के नहीं देता है, लेकिन गणित एक्चुअल सेंस लेके चलता है। गणित कहेगा कि उसके अंदर जो डब्बा है, बॉक्स है, जिसमें आइसक्रीम भरा जाए उसमें भरिए टोटल, और इसके बाद उसके ऊपर भी अर्धगोलाकार भरना है, कुछ इस प्रकार का। तो कह रहा है कि जब हम इस डब्बा में से, बेलनाकार डब्बे से आइसक्रीम को उसमें भरेंगे, तो नीचे से शंक्वाकार, ऊपर से अर्धगोलाकार अगर आइसक्रीम भरी जा रही है, तो ऐसे कितने आइसक्रीम भरे जाएंगे, यानी कई पीस आइसक्रीम ऐसा बन जाएगा शंकु के कोने में। तो हमारे पास तो दोस्त पता ही नहीं कैटू, तो आप बताइए माना जाएगा कि हाँ सर इतने पीस। अब वो जितना पीस हमारे पास बनेगा दोस्त, उतना पीस की आइसक्रीम कहाँ से आई है, कहेंगे सर बेलनाकार डब्बे से आई है। तो बेलनाकार डब्बे में से आइसक्रीम जो निकल के बाहर चली गई शंक्वाकार बॉक्स में, तो शंक्वाकार बॉक्स में भी तो वही आइसक्रीम है, कहेंगे हाँ, यानी इस डब्बा में आइसक्रीम की क्षमता उतना ही थी जितना इधर हो जा रही है, अर्थात जितनी क्षमता हमारी शंक्वाकार बॉक्स में आ रही है, वो क्षमता हमारी कहाँ से निकल के आई है, बेलन से। अर्थात बेलन में जितनी आइसक्रीम रही, उतना ही आइसक्रीम की क्षमता का हमारा शंक्वाकार क्षमता बॉक्स भरा जाएगा, चाहे वो जितना पीस भरा जाएगा। यानी जय पीस हम बनाएंगे, भरेंगे, उसकी क्षमता पूरे बेलनाकार वाले डब्बे में आइसक्रीम की क्षमता के बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए मान भरते हैं, देखते हैं क्या है। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन। अगर दोस्त हम बनाना चाहे उस आकृति का चित्र, देखिए कुछ इस प्रकार होगा। ये बेलनाकार डब्बा है, इसमें आइसक्रीम भरा है, और ये आइसक्रीम पलटी मार दे रहे हैं कहाँ, शंक्वाकार बॉक्स में। कहाँ, शंक्वाकार डब्बा में, यानी शंकु है, और ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर क्या करना है, अर्धगोला आइसक्रीम ऐसा भर देना है, जबकि वो भरते नहीं है। आपको इसको देख करके क्या, पानी नहीं टपकाना है, पहला बात पानी नहीं टपकाना है। ये चित्र बना है, आइसक्रीम नहीं है, ठंडी का माहौल है, आइसक्रीम खाएंगे सर्दी हो जाएगी। चलिए आप ध्यान दीजिए, तो इसमें से बता इसको भरा 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो जय ठो भरा जाएगा, तो इसी के आइसक्रीम वहां से नहीं सब भरा जाएगा, कहेंगे हाँ सर इसी का आइसक्रीम से भरा जाएगा। यानी जितनी आइसक्रीम की क्षमता यहाँ थी, जितने पीस ये बनाओगे उतना ही क्षमता इसकी होगी। ये बात क्लियर है। लिखते हैं, दिया है बेलनाकार भाग, क्या दोस्त, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है दोस्त, 15 से, यानी h बराबर 15 सेंटीमीटर, इसको h1 बोल दिया। और इसका व्यास जो दिया है 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे दिया सर, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए व्यास से कोई काम चलेगा नहीं सर, त्रिज्या r1 बराबर 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। कहाँ भरा जाना है, शंकु में, यानी शंक्वाकार भाग की चलते हैं। शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है वो हमारे पास h2 बराबर 12 सेंटीमीटर है। कितना है,
12 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है दोस्त वो है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर। अब जब व्यास 6 सेंटीमीटर है तो बताइए त्रिज्या R2 बराबर 6 का आधा 3 सेंटीमीटर है। कर कितने शंकु बनाए जाएंगे? तो आप बताइए इस आइसक्रीम वाले डब्बे पर ही अर्धगोलाकार भाग बना है, तो यदि शंकु की त्रिज्या जितनी होगी उतना ही त्रिज्या अर्धगोले की होगी कि नहीं होगी? कहेंगे हाँ सर। बिल्कुल इस प्रकार का प्रश्न हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं कि यदि एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति अध्यारोपित होती है तो दोनों की त्रिज्या और व्यास बराबर होता है, तो जितना त्रिज्या व्यास इसका था उतना ही त्रिज्या व्यास उसका होगा। यानी अगर हम ये लिखें कि गोलाकार वो भी अर्धगोलाकार, कैसा लगा है? अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या होगी उसको भी हम R2 बराबर 3 सेंटीमीटर ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी त्रिज्या इस शंकु की है उतना ही त्रिज्या अर्धगोले की है। चलिए अब हमसे पूछा क्या कि कितनी शंकु ऐसे बनाए जाएंगे, कितने डब्बे आइसक्रीम के ऐसे भरे जाएंगे। जब पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या कहे n बराबर, तो हम शंकु नहीं उसमें आइसक्रीम भर रहे हैं अर्धगोलेकार के जैसा, केवल समझने के लिए लिखा गया है। बिल्कुल कहीं। तो बताइए दोस्त शर्त के मुताबिक बात क्या बननी चाहिए? सर हमारे पास जेट हुआ आइसक्रीम के ऐसे शंकु भर रहे हैं, उतना की क्षमता वही होगी जो बेलन से निकली है। क्यों? क्योंकि बेलन से ही आइसक्रीम निकाल के शंकु में भरी जा रही है, तो एक्स्ट्रा तो भरेगा नहीं। तो जेट हो ये भरा होगा उसकी क्षमता इस बेलन वाले क्षमता के इक्वल होगा कि? बिल्कुल सर। अर्थात n शंकु का क्षमता या आयतन, तो n गुणे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या है तो उसके अंदर आइसक्रीम की बातें हो रही है। n गुणा शंकु का आयतन क्या होता है दोस्त? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। लेकिन शंकु के लिए h की वैल्यू h2, r की वैल्यू r2। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। बेलन के लिए कहें तो त्रिज्या r1 h1। अब यहाँ से कुछ मान कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए दोस्त, यहाँ से केवल पाई कट रहा है, पाई को खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे सर? आगे मान भरेंगे, जैठो मान होगा तैठो मान हम भर देंगे। यहाँ n क्रॉस में रहेगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। n गुणा 1/3 गुणे R2 स्क्वायर, R2 कितना है? 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे 3 2 बार। h2 ऊंचाई इसकी कितनी है? h2 जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h2 बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना है सर? 12 सेंटीमीटर। ठीक है गुणा। और दोस्त सॉरी एक चीज हमको और ध्यान देना है, कहेंगे क्या सर? ये शंकु बना है, इसके ऊपर अर्धगोला भी है, यानी आइसक्रीम अर्धगोला में भी रखी जा रही है। यानी यन गुणा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी थोड़ा से अभी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा इसको देख लेते, नहीं आगे चल के और प्रॉब्लम होती दोस्त। हमारे पास बात ये बन रही है कि जितने शंकु बने हैं उतने शंकु में ही आइसक्रीम नहीं भरा है, उसके ऊपर अर्धगोला में भी भरा है। यानी आइसक्रीम कहाँ कहाँ लग रहा है सर? यन गुणा तो लगेगा ही, वो शंकु में भरा है हमारे पास शंक्वाकार भाग, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसको R1 R2 H2 प्लस अर्धगोला में भी भरा है। ये बात ध्यान देना है। तो अर्धगोला का आयतन क्या होगा? अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, आर को वैल्यू R2 क्यू। चलिए इसके लिए सॉरी दोस्त माफ करेंगे, एक लाइन स्टेप थोड़ा सा गड़बड़ाया, लेकिन इसमें हमने चित्र बनाया था, ध्यान आ गया, आपका मान आएगा। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1 करेंगे। अब दोस्त हमने बताया कोई भी कैलकुलेशन होगा और अधिक से अधिक मान कॉमन हो रहे हैं तो कर दो। तो n गुणा कॉमन हो रहा है, यहाँ से हमारे पास 1/3 पाई बचेगा सर R2 स्क्वायर H2। तो बताइए R2 स्क्वायर H2, तो R2 का मान क्या है? 3, यानी 3 गुणा 3। और एक चीज और दोस्त कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दीजिए। R2 स्क्वायर यहाँ भी है, R2 स्क्वायर यहाँ भी कर दीजिए। जितना ही मान कॉमन करेंगे आपका उतना ही मान इजी होगा। यहाँ क्या बचेगा सर? H2। अब 1/3 निकल गया तो सर 2 बचा है, पाई निकल ही गया, R2 निकल गया तो केवल एक ठो R2 बचा, बराबर पाई R1 स्क्वायर H1। बिल्कुल कहेंगे सर कुछ काट दीजिए, काट दीजिए, देखिए पाई से ये पाई कट जाएगा। अब क्या करेंगे? मान भरेंगे। हमारे पास मान कितना है? n गुणा 1/3 R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी है सर? 3, तो 3 गुणे 3 ब्रैकेट लगा लेंगे, H2 प्लस 2R2, H2 कितना है? 12 प्लस 2 गुणे R2, R2 कितनी है सर? 3, इक्वल टू क्या है? R1 स्क्वायर H1, R1 कितनी है? 6, H1 कितना है? 15।
यानी R1 स्क्वायर तो 6 गुणा 6 गुणा 15। कहेंगे सर गुणा कर लीजिए, अभी गुणा मत करिएगा दोस्त, गुणा लास्ट में हम कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ हो गया n गुणा 3 गुणा, इधर से आप देखोगे तो 2 में 3 का गुणा करोगे 6, और 6 में 12 जोड़ोगे तो 18, बराबर हमारे पास देखिए आ रहा है 6 गुणा 6 गुणा 15। बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, n को छोड़कर बाकी को नीचे करिए और मान को बढ़ाइए, बिल्कुल, क्योंकि n का मान निकालना है। n बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 15 बटा के 3 गुणा 18। तो चलिए क्या करते हैं हम, 6 से अगर 18 को काटेंगे 3 बार, हाँ सर। अब 3 से अगर हम 5 को 15 को काटेंगे 5 बार, बिल्कुल सर। अगर हम 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार, नीचे का कुल खत्म हो गया, बच कितना गया, n बराबर 2 5 10, यानी 10 पीस बनेगा। कितने पीस बनेगा दोस्त, 10 पीस बनेगा। क्या इस बेलन से निकाल के शंक्वाकार भाग में आइसक्रीम भर रहे हैं तो 10 बॉक्स ऐसे बनेंगे, यानी 10 आइसक्रीम के बॉक्स ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपका प्रश्न समझ में आया होगा। आंसर दोस्त बिल्कुल सटीक है, क्यों, क्योंकि ये कभी भी काउंटिंग नंबर इज द नेचुरल नंबर होती है, यानी कभी भी ये मान अपूर्णांक नहीं आता, पूर्णांक ही होगा। क्योंकि सर आधा अधूरा नहीं बन सकता है, गणित में ऐसा कोई तर्क नहीं है, गणित सीधा सीधा मान निकालता है। तो ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्त, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में बाकी सब प्रश्न को देखे जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत तगड़ा है, यानी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसी प्रकार का। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है दोस्त, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन में बात कुछ इस प्रकार है, क्या है, एक घनाभ बनाना है। क्या बनाना है, घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। इस घनाभ को बनाने के लिए चांदी का सिक्का पिघलाया जा रहा है, जिसका व्यास और मोटाई दिया है। तो कह रहा है कै पीस पिघलाया जाएगा, उतनी क्षमता का बनाना है, उतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बनाना है। तो हमने वही बताया कि गलाई गई वस्तु की क्षमता बराबर बनाई गई वस्तु का क्षमता। यानी अगर चबूतरा हमको बनाए, घनाभ हमको बनाना है, तो घनाभ की जितनी क्षमता होगी उतना ही क्षमता के सिक्के हमारे पिघलाए जाएंगे। अब वो कितने सिक्के हैं ये हमको बताना है। तो मान लेंगे कि सिक्कों की संख्या n है। बात तो ये करना है सर सिक्का किस आकृति का होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, सिक्का अगर ऐसे नॉर्मली देखेंगे कोई भी, तो उसमें ज्यादा तो मोटाई होती नहीं है। तो कहेंगे सर वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार नहीं होता है दोस्त, सिक्का बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार। कैसे, आपके पास 10-20 सिक्का ले लीजिए, आप बताइए एक के ऊपर एक सरिया के रखेंगे तो बताइए बेलन के जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। कहेंगे हाँ सर। तो क्यों उसको बेलन नहीं करें, उसमें से जो कम हम कर, जब उसमें से हम कम कर रहे हैं तो कम करने पर क्या हट रहा है, तो कम करेंगे तो सर उसकी ऊंचाई घटेगी। तो ऊंचाई ना कम है, बाकी आकृतियां वही थी, सिक्कौए थे कि दूसरा थी। कहेंगे सर वही थी। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि सिक्का हमारा बेलनाकार होता है, बस सिक्के में मोटाई को ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई बहुत कम होती है, इसलिए हमको देखने में भ्रम होता है। तो आपको भ्रम नहीं रखना है, कंफ्यूजन दूर करना है कि सिक्का हमारा बेलनाकार होता है। तो ठीक है, तो हमें बनाना है घनाभ, बीमा दिया है, तो घनाभ की जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता के सिक्का हमारा पिघलाना पड़ेगा। तो चलिए लिखेंगे, दिया है घनाभ की विमाएं, क्या दिया दोस्त, विमाएं। अब इसमें अलग अलग नहीं दिया कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई उतना है। तो याद रखिएगा जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं देता है, तो हमने बताया है कि जब इक्के में गुणा करेगा तो पहला मान लंबाई होता है, दूसरा मान चौड़ाई होता है और तीसरा मान ऊंचाई होता है। तो इसमें दिया है 5.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई यल बराबर 5.5 सेंटीमीटर। इसका दशमलव गायब करेंगे तो 11/2 सेंटीमीटर, 5.5। चौड़ाई बी बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। ऊंचाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको बदल लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 7/2, बिल्कुल कही। अब सिक्के का व्यास क्या दिया दोस्त, सिक्के का व्यास, व्यास बराबर हमारे पास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। इसका दशमलव गायब करेंगे तो 175, दशमलव के नीचे 1 और बगल में 2 जीरो, 2 स्थान तक,
क्यों? क्योंकि 2 अंक है। 25 से काटिएगा तो 25 7 175, 25 चौका 100, यानी ये 7/4 सेंटीमीटर शो करेगा। ठीक है, और क्या 2 mm मोटाई है, यानी क्या है दोस्त? मोटाई। और अभी हमने मोटाई को बात क्या किया? ऊंचाई होगी। सिक्के में जो मोटाई होती है वो उसकी ऊंचाई होती है। और सबसे बड़ी बात दूसरा ये है कि इसमें दिया 2 mm। क्या दोस्त? mm। तो आप ध्यान दीजिएगा, mm यानी मिलीमीटर और cm यानी सेंटीमीटर। तो गणित का यह तर्क है दोस्त कि सब जाति एक राशि में होनी चाहिए। अगर पूरे मान मीटर में है तो पूरे मान मीटर में होंगे, पूरे मान सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, अगर मान किलोमीटर में तो किलोमीटर में होने चाहिए, यदि मान मिलीमीटर mm में है तो पूरे मान मिलीमीटर या mm में होने चाहिए। यानी एक मात्रक में सब राशियां होनी चाहिए। तो सभी राशि तो सेंटीमीटर में दिख रही थी, लेकिन हमारे पास ये राशि 2 mm यानी मिलीमीटर हो गया, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे। तो मिलीमीटर सबसे छोटी राशि होती है, उसके बाद आती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जाने के लिए एक स्टेप बढ़ रहे हैं, यानी 1 पर 1 जीरो अर्थात 10, 10 से हम भाग देंगे। बड़ी राशियों में जाने के लिए अर्थात छोटी राशि में जाने के लिए, छोटी से बड़ी, यदि हम छोटी राशि से बड़ी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो भाग देंगे। यदि हम बड़ी राशि से छोटी राशि में प्रवेश करना चाहते हैं तो गुणा करेंगे। कितना? जितना स्थान बढ़े रहेंगे घटे रहेंगे उतना 1 पर जीरो लगाएंगे। 2 स्थान होगा तो 1 पर 2 जीरो यानी 100। दोस्त मात्रक वाली राशि आप ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये तर्क आपको छोटे बच्चों वाले बुक में बहुत ज्यादा मिलेगा। 1-2 में जो होता है टेबल होता है, काउंटिंग नंबर गिनती होता है, पढ़ा होता है, हिंदी होता है, कुछ अ से अनार अ से आम होता है। इस वाले में हमारा राशि मात्रक दिया है, उसको आप याद कर लीजिएगा। एक क्लास में हम आपको लिख के समझा देंगे अच्छे से। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 10 से भाग देंगे, और जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1/5 सेंटीमीटर। कहेंगे बिल्कुल सर। अब हमें बनाना क्या सर? करा कितने सिक्के होंगे, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो हम मान लेते हैं, माना सिक्कों की जो संख्या है वो सर हमारे पास n पीस है, x पीस भी मान सकते हैं। सही। अब शर्त के मुताबिक बात क्या बनेगी? अभी हम लोग शर्त में समझे सर कि आकृति को गला के पिघला के अगर दूसरी वस्तु बनाते हैं तो बनाई गई वस्तु का आयतन उतना ही होगा जितना गलाई गई वस्तु का होगा। ठीक है, तो गला कितना रहे हैं सर? यन सिक्का, यानी यन गुणे सिक्कों का आयतन, सिक्के का आयतन, यन सिक्के का आयतन हो गया बराबर घनाभ का आयतन। क्या बनाना है हमको? घनाभ, यानी घनाभ का आयतन। बिल्कुल क्लियर है। एन गुणे सिक्का क्या होता है दोस्त? बेलनाकार पाई आर स्क्वायर एच, इसका त्रिज्या। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिक्के का व्यास दिया है 1.75। कितना दिया है सर? सिक्के का जो व्यास दिया है ओ 1.75 सेंटीमीटर है। तो बताइए, जब व्यास 7-5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या तो हमने लिखा नहीं, त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी इसके बगल में अगर लिख ले त्रिज्या आर बराबर, क्या लिखेंगे दोस्त? त्रिज्या आर बराबर 7/4 का आधा हो जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छूट गया था, आप अच्छे से नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे त्रिज्या हो गई और इसकी त्रिज्या आर है। ऊंचाई दो जगह दिख रही है, यहाँ पे भी ऊंचाई इसको h1 बोल दीजिए और इसकी ऊंचाई को h2, यानी यहाँ इसके हम सिक्के के आयतन वाला ऊंचाई में क्या रहेगा? h2। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको हमने बोला h1। चलिए अब मान को भरते हैं, आंसर निकालते हैं। पाई का मान क्या रखेंगे दोस्त? 22/7। आर क्या है? त्रिज्या सिक्के का क्या है? 7/8। कई बार गुणा करेंगे? 2 बार। क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर यानी पावर 2 है। गुणा ऊंचाई h2 कितनी थी? 1/5। क्या है दोस्त? 1/, बराबर लंबाई कितनी एल का मान? 11/2। ठीक है, चौड़ाई बी का मान सर 10, बिल्कुल सही। ऊंचाई h1 का मान सर 7/2, बिल्कुल सही। अब इसी में मान दोस्त भरिए। चलिए हम 7 से इधर 7 कटा देंगे। ठीक है, ये वाला 7 ऊपर से देखिए, ये वाला 7 ऊपर कट जाएगा, कहेंगे हाँ सर कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा और क्या कटेगा, और देखिए दोस्तों, ये 11 ऊपर है, ये ऊपर 22 है, कई बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। आप चलिए थोड़ा सा आसान लिख लेते हैं अच्छे से, साफ साफ। n गुणे ऊपर क्या बचा होगा सर? 2। नीचे क्या बचेगा? 8 8 5, यानी 8 गुणा 8 गुणा 5 बराबर ऊपर क्या बचा सर? 10। नीचे क्या बचा होगा? 2 गुणे 2। अरे सर गुणा नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे दोस्त, सबसे लास्ट में। अब चलिए हमें जिसका मान निकालना है उसका मान निकालने के नीचे वाला हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी n की वैल्यू निकालेंगे
तो 10 के साथ ये सब गुणा करने चला जाएगा, 8 गुणा 5 बटे पहले से ऑलरेडी 2 गुणा 2 था, ये ऊपर का 2 आएगा तो नीचे हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। आप देखोगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 यानी तीनों गुणनफल 8 है, इस 8 को ये काट देगा, और जब ये काट देगा तो n बराबर 8 5 40, 40 में 10 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा 400, यानी दोस्त हमारे पास 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तब जाके उतने बड़े घनाभ का मान बनेगा, इतना बड़ा घनाभ बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, ठीक है, बाकी 2-4 क्वेश्चन बच गए, इसको हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। यदि हम लोग अभी क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिससे हमको बोरिंग समझ में आएगा। तो कोई बातें नहीं, क्लास 1 2 4 आगे बढ़ जाए, लेकिन मान स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन में हमको यही बातें समझ में आई कि कुछ वस्तु को गला के पिघला के तोड़ के मोड़ के दूसरी वस्तु बन रही है। तो याद बस यही रखना है कि जब एक वस्तु को ढाल के गला के पिघला के दूसरी वस्तु बनाते हैं तो दोनों वस्तु की क्षमता यानी आयतन बराबर होता है। बनाई गई वस्तु का आयतन बराबर बिगाड़ी गई वस्तु का आयतन यानी गलाई गई वस्तु का आयतन। ठीक है दोस्त, तो कमेंट सेक्शन में अपने राय को जरूर से साझा करें। वीडियो अच्छा रहा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि कोई भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।